हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए तथा यूपीएसआई के लिए आपकी तैयारी बहुत ही जोरों शोर से चल रही होगी। इस क्रम में आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। तो देखते हैं, तरन तनूजा तट तमाल तरर बहुछाए। अब पूछ रहा है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग इसको बोलेंगे अगर कि तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें एक वर्ड यानी कि त की क्या हो रही है, अब आवृत्ति हो रही है। यानी कि जिस अलंकार में एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो, क्या हो, बार बार आवृत्ति का मतलब बार बार वही वर्ड आए, आवृत्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आपको आंसर मिल गया होगा कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आ रही है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। बात कर ले अगर यमक अलंकार की, तो यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द जोड़े में आता है। क्या होता है, शब्द जोड़े में आता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब घटा, एक घटा का मतलब बादल और एक घटा का मतलब क्या हो जाएगा, कम होना, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। यानी कि आपको दिन भर में क्या करना है, दिन भर में आपको बताना है कि इसमें अव्यय कौन सा है। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो इसमें कौन सा अव्यय है कि आज दिन भर वर्षा होती रही। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, क्रिया विशेषण अव्यय। क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब क्रिया विशेषण अव्यय कैसे होता है कि जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो आज दिन भर, आज क्या हुई, आज दिन भर वर्षा होती रही, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्न 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो देखते हैं वाक्य हमारा क्या है कि आप नानी के घर जाओ। यही हमारा क्या है, वाक्य है, आप नानी के घर जाओ। यह कैसा है, अशुद्ध वाक्य है। कैसा वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य है। और इसका आपको शुद्ध रूप बताना है कि क्या शुद्ध रूप होगा। आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है या आप नानी के घर जावो। तो क्या होगा हमारा आंसर, देखिए, आप नानी के घर जावो ये बिल्कुल नहीं होगा। आप आपने नानी के घर जाना ये भी नहीं होगा, बल्कि आप नानी के घर जाओ यह भी नहीं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, आप नानी के घर जाइए। यही क्या होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध रूप होगा। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, आप नानी के घर जाइए। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न अपना कह रहा है एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में जो है प्राय कितने, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट है कि एक छंद में कितने 4 चरण होते हैं। अब बात कर ले 1 2 3 4, 4 चरण होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, 2 सम चरण होते हैं और क्या होते हैं, 2 विषम चरण होते हैं। अब सम चरण कौन कौन से हैं, तो सम चरण में 2 और 4 क्या है, सम चरण है। ये क्या है, पूछा गया प्रश्न यहाँ पे, सम चरण कौन कौन से होते हैं। तो सम चरण कौन से हैं, 2 और 4। और विषम चरणों में कौन सा आता है, तो विषम चरणों में 1 और 3, यह क्या है, विषम चरण है। क्या है, ये 1 और 3 विषम चरणों में आता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। देखते हैं विकल्प हमारा क्या है, मुहावरा क्या है, गिदड़ भभकी। यह मुहावरा है गिदड़ भभकी और इसका सही अर्थ बताना है कि कौन सा होगा। देखते हैं, कोरी धमकी, विरोध करना,
धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। तो गिदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ होगा कोरी धमकी देना, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते लेकिन बस कोरी धमकी दिए जा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। गिदड़ भभके मतलब क्या होता है कि कोरी धमकी देना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ अपने। छठा प्रश्न हमारा है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का संबंध किस धातु पूछा है इसका, देखिए कितना डीप प्रश्न है यह। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, श्री धातु से, क्री धातु से, प्री धातु से या मृ धातु से। तो रस का संबंध हम देखिए तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। किससे, श्री धातु से माना जाता है रस का संबंध। अब इसका अर्थ क्या होता है, जो बहता है। रस का अर्थ होता है कि जो बहता है। अब जैसे कि किसी भी कविता को पढ़ के आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो रस बहता है, वही क्या होता है, रस होता है। जैसे आपने श्रृंगार रस की कोई कविता पढ़ ली, राम करूप निहरत जानकी, कंगन की नग की परछाई। तो आप यहाँ पे कौन सा रति का, कौन सा श्रृंगार रस का भाव रति का आ रहा है, तो प्रेम का भाव आपके मन में जागृत होगा। लेकिन वही करुण रस का पढ़ रहे हैं आप कोई कविता, तो शोक का भाव, यानी कि जो भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो रहा है वह क्या है, वही जो है रस है। उसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और श्री धातु से रस बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, यानी कि आपके हृदय में जो बहता है। जैसे आप कोई बहुत ही रोने वाला मूवी देख ले रहे हैं, मूवी देखने जाते हैं तो बहुत ही उसमें क्या है, बहुत ही इमोशनल मूवी है, तो आप एकदम इमोशनल हो जाते हैं, आपके मन में करुणा शोक जाग जाता है, वही रस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न है निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, बदलना किस में है, तो इसको कर्मवाच्य में आपको बदलना है कि हाथी ने केला खाया। कर्मवाच्य में क्या होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी, कर्म की प्रधानता। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया और हाथी केला खाया। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। इसमें कर्म प्रधान क्या है कि हाथी के द्वारा केला खाया गया, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, यानी कि आधा रुकना। आधा रुकने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो यह क्या है, योजक चिन्ह से। यह बार बार आपकी परीक्षा में योजक चिन्ह से प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है, आपको सारे योजक चिन्ह आने चाहिए। तो देख लेते हैं योजक चिन्ह, यह क्या है, यानी कि ऐसे देखिए मैं एरो दे करके बताते जाऊंगी। यह क्या है, आपको सिर्फ ऐसे दिया रहे तो इसे आप क्या कहेंगे, तो इसे आप अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प विराम। इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम कहा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, बी वाले को, यानी कि ऐसे रहेगा डॉट और फिर ऐसे दिया रहेगा, उसे आप क्या कहेंगे, इसे ही हम कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं, अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब अर्ध का मतलब होता है आधा, विराम का मतलब होता है रुकना, यानी कि आधा रुकना, इसका मतलब ही होता है आधा रुकना, अर्ध विराम। अब इसकी बात करें हम तो यह क्या है, इसे हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन कहते हैं, या फिर हिंदी में हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं इसे, इसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मय से, ओह माय गॉड, हे प्रभु, हे भगवान नहीं कहते हैं, तो यह क्या है, विस्मय, यानी कि विस्मयादि बोधक। और अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम, यानी कि पूरी तरह से रुकना, पूर्ण विराम। अब अगली बार आपसे पूछ ले कि पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है, तो आप पहचान लेंगे। विस्मयादि बोधक पूछे तो विस्मयादि, अर्ध विराम तो पूछा ही है प्रश्न में, और अल्प विराम क्या होता है, ये होता है, यानी कि आधा रुकने के लिए आप किसका, तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना 9वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प है। अब समास से प्रश्न आया है कि सही समास वाला विकल्प है, यानी कि दशानन लगातार आपसे पूछा हुआ है। दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन में कौन सा समास है, तो देखिए इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह दशानन का, तो क्या होगा, 10 है आनन जिसके, 100 है आनन जिसके, 10 है आंगन जिसके, या 10 है नान जिसके। तो इसमें सीधा हमारा क्या है, ऑप्शन ये राइट है कि 10 है आनन जिसके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दशानन कहते हैं। दशानन का मतलब क्या होता है, तो दशानन का मतलब क्या हो गया, आप किससे समझते हैं दशानन, यानी कि रावण। दशानन कौन था, रावण था,
यानी कि इस दशानन से क्या, दस है आनंद जिसके यानी कि दशानन भाव निकल के क्या आ रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है यानी कि रावण। यानी कि जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद, जिसे हम पूर्व पद उत्तर पद कहते हैं, दोनों पद की प्रधानता नहीं बल्कि एक तीसरे पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। दशानन में पूछ दे अगर कि कौन सा समास है दशानन में, तो कौन सा समास है, बहुव्रीहि। कौन सा, बहुब्रीहि समास है। दशानन, लंबोदर, चतुर्भुज, चतुरानन, इन सब में कौन सा समास है, तो इन सब में जो है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास से लगातार प्रश्न पूछा गया है, यानी कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे दस है आनंद जिसके, यानी कि दशानन मतलब क्या आ रहा है, रावण, तो क्या हो गया, दशानन। ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो चंद्रशेखर में ना तो चंद्र की प्रधानता ना शेखर की प्रधानता, बल्कि भगवान शिव की प्रधानता आई, तीसरे शब्द की प्रधानता आई, तो वहाँ पे चंद्रशेखर में भी कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा एक विकल्प है। यानी कि उस शब्द का चयन करना है जो सबसे अच्छा एक विकल्प है। देखिए क्या है शब्द, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। टाला क्या है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, हम उसे क्या कहेंगे, उसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे। जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसे हम एक शब्द में अगर कहना हो तो हम क्या कहेंगे, तो देखिए असंभव कहेंगे, संभव कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे या आजीवन कहेंगे। तो अगर हम बात करें कि जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसके लिए एक शब्द की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, अनिवार्य होगा। क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है। और जो नहीं हो सकता उसके लिए, जो नहीं हो सकता उसके लिए असंभव, जो हो सकता है उसके लिए संभव होगा। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा 10वें में राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, निम्न चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को क्या करना है, चुनना है। यानी कि अरुण क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अरुण के अनेक अर्थ होते हैं। अब इस चारों में से कौन सा वह एक अर्थ होगा अरुण का, आपको पहचान के बताना है। तो देखिए अरुण का अर्थ क्या होगा, सूर्य होगा, आकाश होगा, सोना होगा या गोद होगा। तो अरुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और इनमें से कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम अरुण शब्द के कितने अर्थ होते हैं। तो अरुण सबसे पहले तो इसका एक अर्थ जान जाइए, अरुण का अर्थ क्या होता है, लाल होता है। अब इस लाल से अगर जान जाएं तो भाई सूर्य क्या होते हैं, सूर्य भी तो लाल होते हैं। याद करने, कनेक्ट करके याद करने का एक ट्रिक है। सूर्य क्या होते हैं, लाल होते हैं। तो यह क्या है, सूर्य का सारथी भी होता है। सूर्य का सारथी, अरुण का मतलब क्या होता है, इसका एक और अर्थ होता है सूर्य का सारथी। क्या होता है, सूर्य का सारथी। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, अरुण का क्या अर्थ होगा, सूर्य होगा, सूर्य होगा, लाल होगा और सूर्य का सारथी, ये तीन अर्थ होंगे क्या, अरुण के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानना है। यानी कि अधिकरण कारक दिया हुआ है और उस अधिकरण कारक की आपको विभक्ति पहचाननी है। अधिकरण कारक की देख लेते हैं, अधिकरण कारक की विभक्ति किसकी होती है। अधिकरण कारक देखिए, रारी यानी कि रा रे री, रा रे री, काकी के, नानी रे, ये सब किसके होते हैं, संबंध कारक। ये किसका है, संबंध कारक का है। मैं यहाँ लिखते जाती हूँ, संबंध कारक। संबंध कारक यानी कि इसमें सिर्फ रा रे री नहीं आता है, का की के भी आता है। क्या था, काकी के, रारी रे, नानी ने, ना, नी, ने, ये सभी किस में आते हैं, संबंध कारक में आते हैं। ठीक है, संबंध कारक में आते हैं। और बात करें हम करण कारक की, तो करण कारक में क्या आता है, से आता है। से और के किस में आता है, से और के करण कारक में आता है। से अपादान कारक यानी कि वहाँ भी से, लेकिन अलगाव होने के अर्थ में। अपादान कारक अलगाव होने के अर्थ में आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि बात करते हैं में और पर की। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, अधिकरण कारक की विभक्ति। ऑप्शन आंसर जान लीजिए, तब आप ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। में और पर, अधिकरण कारक में क्या होता है, में पर होता है। इसका इस कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अधिकरण कारक की, तो में और पर होता है। अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, में और पर होता है। ठीक है, और क्या है, देखिए करण कारक। करण कारक की अगर हम बात करें, करण कारक की, तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है।
लेकिन वहीं पे एक और बात कर लें अपादान कारक की, अपादान कारक की, तो उसकी भी विभक्ति क्या होती है, से होती है, लेकिन किस अर्थ में, अलग अर्थ, क्या अलग, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि पेड़ से जो है पत्ता हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, वहाँ पे अपादान कारक होता है, ठीक है। यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जिससे भी हमेशा के लिए अलगाव का भाव हो, वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक, वहाँ पे से का मतलब अपादान कारक होगा। नदी झरना यानी कि क्या होता है, नदी जो है बहती है, नदी हमेशा के लिए नदी हिमालय से बहती है, तो नदी हिमालय से हमेशा के लिए अलग हो रही है, वहाँ पे भी क्या अपादान कारक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुष वाचक सर्वनाम, यानी कि कौन सा पुरुष वाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा जो है पुरुष वाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। देखते हैं, अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अति उत्तम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो इनमें से कौन सा जो है, देखिए पुरुषवाचक में क्या होते हैं, तो देखिए एक होता है, सबसे पहले क्या होता है, अन्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता, अन्य पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, लेकिन अति उत्तम पुरुष नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। यानी कि क्रिया क्या है, तो भूतकाल से शुरू होकर के अभी अभी समाप्त हुई है, उसके लिए हम कौन सा भूतकाल का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, क्रिया जो है अभी अभी होकर के समाप्त हुई है, तो उसके लिए हम किस अभी अभी यहीं पे ध्यान देना है आपको कि क्रिया क्या है, अभी अभी समाप्त हुई है, तो उसके लिए हम कौन सा, सामान्य भूत, आसन्न भूत, आसान नहीं होगा बल्कि आसन्न भूत होगा। क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आसन्न भूत, ठीक है। आसन्न भूत होगा तो क्या होगा, आसन्न भूतकाल की हम बात करें तो आसन्न भूतकाल में देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, आसन्न भूतकाल में क्रिया जो है तुरंत शुरू होकर के, अभी अभी शुरू होकर के क्रिया क्या होती है, समाप्त होती है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की, देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न है, निम्न प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए, यानी कि वाक्य संरचना के आधार पर इसका भेद बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, यानी कि क्या है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। आपको इसमें बताना है कि क्या कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नामधातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। तो हमने आपको पूर्वकालिक क्रिया के बारे में पहले भी बताया था कि राम ने हाथ धोकर खाना खाया। तो यहाँ पे देखिए, राम ने जो है हाथ धोकर, यानी कि खाने से पहले राम क्या कर रहा है, हाथ को धो रहा है। तो हाँ, खाना क्या है, क्रिया है, लेकिन उससे पहले हाथ धो रहा है, वही पूर्वकालिक क्रिया है। तब देखिए, अनु ने देखकर निबंध, निबंध तो लिखा, क्रिया किया अनु ने निबंध लिखने का, लेकिन देखकर, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वें प्रश्न को। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। अब क्या शब्द दिया है, प्रबंधकर्ता, और प्रबंधकर्ता का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो क्या होगा, प्रबंधकार्ती होगा, प्रबंधकर्त्री होगा, प्रबंधकारती होगा या प्रबंधकीन होगा। तो प्रबंधकर्ता का अगर हम बात करें कि प्रबंधकर्ता का सही विकल्प क्या होगा स्त्रीलिंग में, तो देखिए इनमें से एक भी सही नहीं है। देखिए यहाँ पे हमें बनाती हूँ उसको, टाइपिंग मिस्टेक, प्रबंधकर्त्री क्या होता है, प्रबंध करती, ठीक है। प्रबंधकर्ता का प्रबंध करती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग प्रबंध करती हो जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन सी हम राइट कर लेते हैं। आगे देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का बहुवचन आपसे पूछा है बहुत बार, मोस्ट ये VVI है, बहुत बार पूछा गया है कि नेता का बहुवचन क्या होता है। तो नेता का बहुवचन क्या होगा, नेते होगा, नेतो होगा, नेताओं होगा या नेता होगा। तो याद रख लीजिएगा, नेता का बहुवचन हमेशा नेता ही होता है। नेता का बहुवचन क्या होगा, नेता ही, लेकिन इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नेत्री। स्त्रीलिंग पूछे नेता का तो क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, लेकिन बहुवचन पूछेगा तो नेता का बहुवचन नेता ही होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वें प्रश्न को। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प
पहचानिए। यहाँ पे भी आपको बहुवचन पहचानना है, किसका? ऋतु शब्द का। ऋतु शब्द का आपको बहुवचन पहचानना है। तो देखते हैं ऋतुएं, ऋतुयो, ऋतुओं और ऋतुएं। तो देखिए ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, आप बिल्कुल इसको कट कर दीजिए। लेकिन देखिए ए और डी में क्या हो सकता है? तो ऋतुएं है और ऋतुएं है। यहाँ पे ध्यान रखना है, त में छोटाऊ का मात्रा होना चाहिए और ए पे जो है चंद्र बिंदु होनी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ऋतु का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऋतुएं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से, यानी कि जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है, द्वित्व कहलाता है, तालव्य कहलाता है, या स्वर तंत्रीय कहलाता है? क्या कहलाता है? तो जब जो है स्वर रहित व्यंजन होगा। स्वर रहित व्यंजन जैसे समझ रहे हैं, जैसे हमने क लिखा है, यहाँ पे क लिखा। अब इस क को हम स्वर रहित कैसे बनाएंगे? हलंत लगा देंगे, स्वर रहित हो जाएगा। तो जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने ये प्रश्न करवाया था कि अगर स्वर सहित व्यंजन है और उसको स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हलंत का। इसे हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं, हलंत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न है, कौन से व्यंजन नासिक द्वारा, यानी कि नासिका के द्वारा, नासिका का मतलब नाक हो गया, तो किसको हम नासिका के द्वारा या नाक के द्वारा बोलते हैं? इनमें से तो बोल के ही देख लीजिए। क्या है? ड है, ज है, ड है, द है। द त से, ड ज, ये सब किससे हो रहे हैं? नासिका से नहीं। लेकिन ड़ की बात करें हम तो यह किससे आ रहा है? यह जो है नासिका के द्वारा बोला जाता है। आगे देखते हैं 21वें प्रश्न को हम देखें तो 21वां प्रश्न है कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, यानी कि निम्न वाक्य, जो वाक्य दिया गया है यह विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। क्या है? यह करेला कड़वा है। तो इसमें जो है कौन सा विशेषण है? उत्तर अवस्था या मूल अवस्था, उत्तमा अवस्था या अधिक अवस्था? तो कौन सी अवस्था है? बात करें हम इसकी, उत्तर अवस्था है। और उसके बाद से कौन सी अवस्था है? बी हमारा दो, यहाँ पे उत्तर अवस्था, बी रहेगा क्या? मूल अवस्था। क्या है? मूल अवस्था, मूल अवस्था। और ये रहेगा सी की उत्तम अवस्था। तो बात करें किसकी? यह करेला कड़वा है, यह किस अवस्था में है यह प्रश्न? तो हम बात करें ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, मूल अवस्था। समझ लेते हैं मूल अवस्था होता क्या है। मूल अवस्था वह होता है, यह वाक्य की विशेषण, यानी कि ये यह वाक्य विशेषण की मूल अवस्था है। और इसमें हम मूल अवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो मूल अवस्था किसी विशेषण के गुण दोष की तुलना दूसरे वस्तु से नहीं की। जैसे करेला क्या है? कड़वा है। तो हम करेले को ना तो भिंडी से, ना ही गोभी से, किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि गोभी से ज़्यादा कड़वा है या कम कड़वा है, बल्कि करेला ही कड़वा है, यानी कि इसकी मूल अवस्था ही कैसी है? तो मूल अवस्था ही करेले की कड़वेपन की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी से तुलना नहीं करते हैं बल्कि मूल अवस्था में। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए। यानी कि तुलसीदास द्वारा कौन सा इसमें से महाकाव्य लिखा गया है? तो देखिए रामचंद्रिका है, रामचरितमानस है, अखरावट है, चंद्रसार है। तो तुलसीदास ने इनमें से किसकी रचना की है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा किया गया है रामचरितमानस। अब देख लेते हैं रामचंद्रिका को किसने लिखा है, क्योंकि बहुत बार रामचंद्रिका पूछा गया है। तो केशव की रचना है। किसकी? केशव की रचना है, केशवदास, इनका पूरा नाम है केशवदास। और इस केशवदास की रचना है क्या? रामचंद्रिका। और इन्हीं केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत ही कठिन लैंग्वेज का यूज़ किया, इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत केशव को ही कहा जाता है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव की। बात करें हम कि अखरावट किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। बस मैं जायसी लिख रही हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है, अखरावट है, ये सब किसकी है? तो जायसी की रचना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं 23वें प्रश्न को। 23वां प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो रंगभूमि के लेखक, सीधे से प्रश्न में पूछा गया कि रंगभूमि के लेखक जो है कौन है? तो पहली चीज़, रंगभूमि क्या है? एक उपन्यास है। और यह किसने लिखा है रंगभूमि को? प्रेमचंद ने, हरिशंकर परिसाई ने, धर्मवीर भारती ने, या विष्णु शर्मा ने। तो रंगभूमि किसकी रचना है?
प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मैं कुछ रचनाएं लिख देती हूँ, जैसे गोदान, बहुत फेमस रचना क्या है, गोदान है। रंगभूमि हो गया, उसके बाद से क्या है, कर्मभूमि भी है। इससे राइमिंग आप बैठा लेंगे, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो यह प्रेमचंद की रचना है। और क्या है, गबन है, गोदान के बाद से गबन भी है। और क्या है इनकी रचना, निर्मला है। यह सब पूछा गया है प्रीवियस परीक्षाओं में। निर्मला के बाद से और लिख लेते हैं हम, सेवा सदन है। क्या है, सेवा सदन है, यह भी किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की ही रचना है, सेवा सदन। बात करें प्रेमाश्रय किसकी है, तो प्रेमाश्रय, बहुत लोग क्योंकि प्रेमाश्रय सूरदास समझ के लगाते हैं, तो इसीलिए प्रेमाश्रय को वेरी इंपॉर्टेंट रखिए गया कि यह किसकी रचना है, प्रेमाश्रय, यह भी प्रेमचंद्र की ही रचना है। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यानी कि रचनाएं आपसे भर भर के परीक्षाओं में पूछी जाएंगी, इसलिए आप जो भी एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है सबको आप ध्यान से याद रखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, परिमल है, नीरजा है, कामायनी है, अनामिका है। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, परिमल, नीरजा, कामायनी या फिर अनामिका। तो बात करें हम परिमल की, तो परिमल किसकी रचना है, तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किसकी है, निराला की रचना है। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। नीरजा की बात करें अगर, कि नीरजा किसकी रचना है, बहुत फेमस रचना है, बहुत बार पूछा गया नीरजा, यह जो है महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। कामायनी किसकी रचना है, यही जयशंकर प्रसाद की रचना है। अनामिका की बात करें तो यह भी निराला की ही रचना है। परिमल और निराला, परिमल और अनामिका दोनों जो है निराला की रचना है। नीरजा किसकी है, महादेवी वर्मा की। और इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना जो है कामायनी है। प्रसाद की इनकी और रचनाएं क्या है जयशंकर प्रसाद की, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि झरना बहुत बार पूछा गया है। झरना किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। आंसू किसकी रचना है, तो आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। लहर पूछा हुआ है, लहर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न अपना 25वां प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा का आपको सही संधि विच्छेद बताना है इसमें कि धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद पूछा है इसमें से कि कौन सा होगा इन चारों में से धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद। तो क्या है, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आज्ञा, धर्मा प्लस तमा या धर्मा प्लस आत्मा। तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धर्म प्लस आत्मा क्या है, देखिए धर्मात्मा बोलने में ही आ रहा है, धर्म प्लस आत्मा से क्या बना है, धर्मात्मा बना हुआ है। 26वां प्रश्न अपना देखते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्न चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, समानार्थी हो। तो जैसे कौशल का समानार्थी कौन सा होगा, दक्षता, नीड, ज्योत्सना या चपल। तो कौशल का समानार्थी समान अर्थ क्या हो जाएगा, दक्षता। कौशल को हम क्या कहते हैं, दक्षता भी कहते हैं, यही जो है कौशल का समानार्थी होगा दक्षता। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं 27वां प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अवगुण में उपसर्ग पूछा है कि कौन सा उपसर्ग है, गुण उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, अव है या ड, कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगता है, तो यह शब्द के यानी कि वाक्य के आरंभ में कहाँ लगता है, वाक्य के आरंभ में कहाँ लगता है, वाक्य के आरंभ में लगता है उपसर्ग, ठीक है। और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो वाक्य के अंत में लगता है। अब उपसर्ग पे गुण उपसर्ग है इसमें, अवगुण, अवगुण में तो देखिए गुण होगा उपसर्ग, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाक्य के आरंभ में लगता है उपसर्ग, आरंभ में लेगा शब्द के अंत में आरंभ में। तो अवगुण में गुण शब्द एक है, क्या है, गुण एक शब्द है, और इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, अव उपसर्ग लगा हुआ है, अव उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें अव क्या, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि
अगले प्रश्न की हम बात करें तो देखते हैं अगले प्रश्न को 28वां कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं, शब्द का सही तद्भव रूप पहचानना है। यानी कि 28वां प्रश्न है कि 4 विकल्प हैं, इनमें से ग्राम का, किसका, ग्राम का तद्भव रूप पहचानना है। तद्भव क्या होता है, तो सामान्य बोलचाल में जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं वही तद्भव होता है। तत्सम क्या होता है, तो तत्सम यही जान लीजिए। तत्सम क्या होता है, तो तत्सम जो है संस्कृत का शब्द होता है, शुद्ध रूप होता है, संस्कृत का शब्द होता है। लेकिन तद्भव क्या होता है, तो इसी संस्कृत का विकृत रूप तद्भव जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे ग्राम क्या है, तत्सम शब्द है। यह कैसा शब्द है, तो ग्राम एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है और इसका तद्भव पूछा है। तो क्या शहर होगा, गांव होगा, सड़क होगा या खेत होगा। तो ग्राम का अगर हम बात करें, तत्सम क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा ग्राम का। खेत का तत्सम क्या होता है, तो इस खेत का तत्सम जानेंगे क्षेत्र होता है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में कि खेत का तत्सम है। यह क्षेत्र क्या है, तो खेत का तत्सम है। ठीक है, याद रखिएगा खेत का। अगली बार पूछ ले खेत का तत्सम क्या होगा या क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, तो याद रखिएगा कि खेत का तत्सम क्षेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। यानी कि प्रत्यय से नहीं बना है, शब्द के अंत में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। अब देखिए, लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो लाली शब्द में माँ प्रत्यय, कौन सा, माँ प्रत्यय है। टुकड़ी में ई प्रत्यय, कौन सा, बड़ी ई का प्रत्यय। शक्तिमान में कौन सा, मान प्रत्यय है, शक्तिमान। लेकिन सफल में क्या है, देखिए एक फल क्या है, मूल वर्ड हमारा फल है और स क्या लग गया है, स उपसर्ग लगा है। स क्या है, यह उपसर्ग है सफल में, फल। तो स क्या है, उपसर्ग लग गया है, स है यह उपसर्ग है। ठीक है, तो पूछा है किसमें, किस शब्द में प्रत्यय से नहीं बना है, कौन सा शब्द, तो ऑप्शन डी जो कि उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 30वें प्रश्न को देखते हैं। तो 30वां प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद पूछा है कि सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस उक्ति, स प्लस उक्ति, सु प्लस ती या स प्लस उक्ति। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सु प्लस उक्ति, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। सु प्लस उक्ति सूक्ति हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद में दिखाती हूँ बताकर, सु प्लस उक्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सूक्ति में बड़ा ऊ का मात्रा कैसे हो गया, यहाँ से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके क्या हो गया है, बड़ा ऊ हो गया है। क्या हो गया है, बड़ा ऊ। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, यानी कि छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, दीर्घ हो गया। अगर यहाँ पे दीर्घ संधि में क्या होता है, तो छोटा ऊ मिले मतलब छोटा अ, छोटा अ मिले या छोटा ऊ मिले, दीर्घ क्या होगा, मात्रा जो होती है दीर्घ ही होती है। छोटी ई रहे या फिर छोटी ई रहे तब भी मात्रा दीर्घ यानी कि बड़ी ई हो जाएगी। छोटा ऊ दिया है, बड़ा ऊ है तब भी मात्रा बड़ा ऊ का ही हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया, यानी कि दीर्घ संधि होगी। तो सूक्ति में कौन सी संधि पूछ ले, सूक्ति में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न अपना 31वां जो है हमारा अंतिम प्रश्न है यह आज का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। क्या, विपरीत अर्थ वाला विकल्प हमको चुनना है। बंधन का विपरीत क्या हो जाएगा, बांधना, रिश्ता, छोड़ना या मुक्त करना। तो बंधन का विपरीत क्या हो जाएगा, मुक्त करना। क्या हो जाएगा, मुक्त करना। बंधन का विपरीत मुक्त करना होगा। तो यह हमारे 31 जो है टॉप हिंदी के प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन को भी आप इसको ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।